बी साइलेंस प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी को। लास्ट क्लास में हमने भारत का समुद्र के ऊपर अधिकार पढ़ा था कि कितने एरिया के ऊपर भारत का अधिकार है। बताइएगा मुझे कि भारत का जो अधिकार क्षेत्र है समुद्र के अंदर वो कितने न्यूटिकल माइल तक है। 200 न्यूटिकल माइल तक का एरिया होता है सभी देशों का, जिसके भी समुद्र के साथ बाउंड्री लगती है सभी का 200 न्यूटिकल माइल अंडर एरिया तक क्या होता है, अधिकार होता है। ये जो शीलो बनाए गए थे, समुद्री कानून बनाए गए थे, उनके लिए एक कन्वेंशन हुआ था। ये कन्वेंशन कब हुआ था? 1982 में। इम्प्लीमेंट कब हुआ? ये 1984 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। भारत का जो समुद्री अधिकार क्षेत्र है 200 न्यूटिकल माइल तक का, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। बेसलाइन से लेकर टेरिटोरियल सी तक, उसके बाद बेसलाइन से लेकर कॉन्टिजियस जोन तक, और उसके बाद बेसलाइन से लेकर कहाँ तक? हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक। ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद देखिएगा हमने भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी कि भारत का जो एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का, उसके ऊपर या तो पहाड़ होंगे भाई, या पर्वत होंगे, या पठार होंगे, या क्या होगा, मैदानी भाग प्लेन एरियाज होंगे। तो इनका जो प्रतिशत है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें पर्वत है, पर्वत भारत के भूगोल के कितने प्रतिशत एरिया पे हैं? 10.6% एरिया पे। पहाड़ कितने प्रतिशत भाग के ऊपर हैं? 18.5% भाग पे। प्लेटिव यानी कि पठार कितने प्रतिशत भाग के ऊपर है? 27.7% भाग के ऊपर है। और बचा हुआ 43.2% भाग पे है प्लेन एरियाज यानी कि मैदानी भाग है, जिनका फॉर्मेशन नदियों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिएगा आज हम भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है देखने में आपको देखो ये 4 चीजें ही मिलेंगी, ठीक है, लेकिन ये 4 चीजें भी अलग अलग लोकेशन है इनके। जैसे कि उत्तर में क्या है? उत्तर में पर्वत है। क्या अभी? पर्वत है। कौन से पर्वत का विस्तार है उत्तर भारत में? हिमालय पर्वत का। भारत के पूर्व में क्या है? भारत के पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। क्या अभी? पूर्वांचल की पहाड़ियां। भारत के पश्चिम में क्या है? तो भारत के पश्चिम में थार डेजर्ट है। क्या है वहां पे? थार का मरुस्थल है। भारत के दक्षिण में क्या है? तो भारत के दक्षिण में क्या अभी? प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत के दोनों साइडों में ईस्टर्न कोस्टल और वेस्टर्न कोस्टल दोनों के ऊपर क्या है? पहाड़ियां हैं। क्या इनके ऊपर? पहाड़ियां हैं। और बीच का जो बचा हुआ क्षेत्र है वो है प्लेन एरिया यानी कि मैदानी भाग है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उत्तर के पर्वतीय मैदान। अगर हम बात करें उत्तर के पर्वतीय मैदानों की, हेडिंग डालिएगा भारत का भौगोलिक स्वरूप। भारत का भौगोलिक स्वरूप। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, एक बार मैप पे देखते हैं। आवाज किसी की नहीं आएगी भाई। देखो एक बार इस मैप के ऊपर, देखो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है यहाँ पे फैला हुआ है एक पर्वत श्रेणी। ये वाला जो एरिया है इस वाले भाग में हिमालय पर्वत का विस्तार है, ट्रांस हिमालय का विस्तार है। इस वाले भाग में भी हिमालय पर्वत है, यहाँ तक फैला अरुणाचल तक। यहाँ पे क्या है? इस वाले एरिया में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ये वाला जो क्षेत्र है इसमें क्या है? थार का डेजर्ट। ये वाला जो एरिया है ये क्या है? कोस्ट। क्या अभी? ये कोस्ट है, तट है, और तट के ऊपर क्या है? पहाड़ियाँ है। ये जो नीचे वाला भारत है इतना इतना, इसको बोला जाता है पेनिसुला इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? पेनिसुला इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। और इसके मध्य का ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये एरिया है प्लेन एरिया। क्या ये? प्लेन एरिया है। ऐसे अपने भारत का भौगोलिक स्वरूप आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश यानी कि कौन कौन से उत्तरी प्रदेशों के अंदर है? पर्वत है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे भारत के सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या है? हिमालय पर्वत। क्या नाम अभी? हिमालय पर्वत। तो देखिएगा भौगोलिक स्वरूप की अगर हम बात करें
सबसे उत्तर में है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश या पर्वतीय क्षेत्र आप बोल सकते हो। उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो हिमालय पर्वत का है। हिमालय पर्वत का यहाँ पे क्या है, विस्तार है। हिमालय पर्वत जो है इसका विस्तार POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक पर्वत पड़ता है नंगा पर्वत, वहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवे पर्वत तक ये फैला हुआ है। यानी कि आप देखोगे इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर यहाँ पे एक पहाड़ी पड़ती है अभी जिसका नाम है नंगा पर्वत, वहां से लेकर हिमाचल, ये क्या है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ये नेपाल में एंट्री कर जाता है, नेपाल, भूटान, और उसके बाद भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी क्या है इसकी पहाड़ियाँ हैं। वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, सारी की सारी पेपर में पूछी जाती हैं। देखिएगा उससे पहले अगर हम हिमालय पर्वत को पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें पर्वतों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि पर्वत होते क्या हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, क्या इनकी प्रोसेसिंग है बनने की, किस समय पे ये पर्वत बने थे। तो पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। एक बार हिमालय को स्किप करके थोड़ी सी पर्वतों के बारे में जानकारी लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले मुझे बताओ माउंटेन जो शब्द है यानी कि पर्वत जो शब्द है, अगर हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, इसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो पर्वतों की स्टडी को क्या कहा जाता है। जैसे सेल की स्टडी करते तो साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे पर्वत की स्टडी करेंगे, पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे तो पर्वतों की स्टडी को क्या कहा जाता है, मोन्टोलॉजी। क्या कहा जाएगा, मोन्टोलॉजी। स्टडी अबाउट माउंटेन को कहा जाता है मोन्टोलॉजी। अगर हम पर्वतों की स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाएगा मोन्टोलॉजी। देखिएगा भाई, एक आप पढ़ोगे फोल्डिंग माउंटेन, फोल्डिंग माउंटेन, फोल्डिंग माउंटेन जिसको कहा जाता है वलित या मोड़दार पर्वत, वलित या मोड़दार पर्वत। एक आप पढ़ोगे भरंस पर्वत, भरंस पर्वत जिसको कहा जाता है बलोक माउंटेन, बलोक माउंटेन। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है वोल्केनिक, वोल्केनिक माउंटेन। हिंदी में कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। फोर्थ नंबर पे आएगा रेजिडुअल माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल माउंटेन को कहते हैं अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। ये 4 प्रकार के माउंटेन होते हैं, या तो माउंटेन फोल्डिंग होगा, या माउंटेन ब्लॉक होगा, या माउंटेन वल्केनिक होगा, या फिर माउंटेन जो है वो अवशिष्ट होगा। अपने भारत के अंदर 4 प्रकार के माउंटेन पाए जाते हैं। अगर हम बात करें हिमालय माउंटेन की तो हिमालय फोल्डिंग माउंटेन है। अगर हम बात करें सतपुड़ा पर्वत की, विंध्या पर्वत की, तो वो दोनों ब्लॉक माउंटेन है। अगर हम बात करें अरावली की तो अरावली क्या है, अवशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल पर्वत है। अगर हम बात करें, आपने सुना होगा अंडमान और निकोबार के अंदर है एक बैरन द्वीप है, और बैरन द्वीप के ऊपर क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, तो जिसका नाम है नारकोंडम। तो भारत के अंदर क्या है भाई, 4 प्रकार के माउंटेन पाए जाते हैं। आप देखिएगा इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सबसे पहले देखिएगा ये जो लाइन है ना, इसको मान लेते हैं हम बेस यानी कि आधार,
जो हमारा क्या है, अर्थ का सरफेस है। क्या ये हमारी पृथ्वी का सरफेस है। ये जो लाइन है ये हमारी पृथ्वी का सरफेस है। इसके ऊपर पेड़ पौधे हैं, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी का क्या है, सरफेस है, धरातल है, धरातल। इस धरातल को बोलते हैं 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। इस धरातल से लेकर 100 किलोमीटर की गहराई तक का जो एरिया होता है, धरातल से लेकर 100 किलोमीटर तक की गहराई का जो एरिया होता है ना, उस एरिया को बोलते हैं लिथोस्फेयर, यानी कि सतल मंडल। कहाँ से कहाँ तक, 0 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी के सरफेस से लेकर, धरातल से लेकर 100 किलोमीटर तक की जो गहराई का अक्षेत्र होता है, उस अक्षेत्र को क्या कहा जाएगा, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। हिंदी में बोलते हैं इसको सथल मंडल, सथल मंडल। ये वही पार्ट है भाई जिसके अंदर चट्टानें मिलती हैं, पानी मिलता है, धातु अधातु मिलती हैं। यानी कि सथल मंडल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, धातु अधातु, चट्टान, पानी, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती है, हमें 100 किलोमीटर तक की गहराई वाले लिथोस्फीयर के अंदर मिलती हैं। उसके बाद देखिएगा 100 किलोमीटर के आगे अगर हम चलें तो 300 किलोमीटर और आगे जाना है, नीचे जाना है, यानी कि 0 से 400, 0 से लेकर 400 किलोमीटर तक की गहराई का जो जोन होता है ना, जो अक्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर हिंदी में बोलते हैं दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। यहाँ से जो है माउंटेन बनने की प्रोसेस शुरू होती है। ये जो दुर्बलता मंडल है, इस वाले मंडल से माउंटेन बनने की प्रोसेस शुरू होती है। अब यहाँ पे ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस वाले पार्ट में ना सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस समझते हो आप, यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, थोरियम हो गया। ये जो सब्सटेंस होते हैं ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा एस्थेनोस्फीयर के अंदर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो अक्षेत्र है ना, इस अक्षेत्र में, इस जोन के अंदर आपको मिलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हिंदी में बोलते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं रेडियम, यूरेनियम और थोरियम। ये पदार्थ मिलते हैं। अब होता क्या है, इन पदार्थों के कारण इस वाले जोन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण इस वाले जोन का जो टेम्परेचर होता है वो 1900 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। टेम्परेचर कितना हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है 1900 डिग्री सेल्सियस का। इतना हाई टेम्परेचर होने के कारण इस वाले मंडल में जितनी भी धातु हैं, जितने भी अधातु हैं, जितने भी रॉक्स यहाँ पे हैं, सारी की सारी मेल्टिंग फॉर्म के अंदर आ जाती हैं, और मेल्टिंग फॉर्म में आने के कारण एक लिक्विड पदार्थ बनके तैयार हो जाता है जिसको बोलते हैं मैग्मा। तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर, मैग्मा पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है, तो मैग्मा जो है वो एस्थेनोस्फीयर के अंदर पाया जाता है। रख लोगे इतना सा ध्यान। क्या होता है यहाँ पे, हाई टेम्परेचर होने के कारण इस वाले पार्ट के अंदर मैग्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, मैग्मा। मैग्मा होता क्या है, मैग्मा क्या होता है, मैग्मा होता है मेल्टिंग फॉर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेल्टिंग फॉर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।
धातु और अधातुओं का पिघला हुआ रूप, धातु और अधातुओं का पिघला हुआ रूप जो लिक्विड बनके तैयार होता है ना, वही क्या होता है, मैग्मा। अब देखो मैग्मा है ना यहाँ पे, तो मैग्मा होने के कारण रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण यहाँ पे एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसको बोलते हैं संपीड़न बल, कंप्रेस फोर्स। तो इस वाले जोन में एक बल तैयार हो जाता है, अभी कौन सा बल, संपीड़न बल, संपीड़न फोर्स यहाँ पे बन जाता है, कंप्रेस फोर्स यहाँ पे बन जाता है। और इस कंप्रेस फोर्स के कारण यहाँ पे संवहनीय धारा बन जाती है, कंप्रेशन फोर्स के कारण यहाँ पे संवहनीय धारा, कन्वेंशन करंट का फॉर्मेशन हो जाता है। संवहनीय धारा को बोलते हैं कन्वेंशन करंट। अब ये जो करंट होता है ना, ये करंट गति करता है नीचे से ऊपर की ओर, और जब ये करंट जो है, ये धारा जो है इस वाले फील्ड में, इस वाले जोन में मूव करेगी ना, तो अपने साथ किसको मूव करवाएगी, जो यहाँ पे लिक्विड पदार्थ यानी कि मैग्मा भरा पड़ा है। तो देखिएगा ये वाला जो जोन है ना, इस वाले जोन में क्या है, यहाँ पे कन्वेंशन करंट है, और ये जो कन्वेंशन करंट होता है ना, ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। कहाँ मूव करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे देखियो, ये तो है ऊपर वाला कौन सा मंडल, सथल मंडल, नीचे वाला दुर्बलता मंडल। दोनों के बीच में एक ज्वाइंट पार्ट होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, एक ज्वाइंट पार्ट होता है, इसको बोला जाता है प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, प्लेट बोलते हैं। प्लेट होती है ज्वाइंट पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। तो ये जो करंट है ना, ये जो धारा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जब मूव करेगी, जब ये गति करेगी, तो साथ में किसको गति करवाएगी, साथ में गति करवाएगी मैग्मे को। किसको, मैग्मे को। तो इस करंट के साथ यहाँ पे मैग्मा गति करेगा, और जब ये मैग्मा गति करेगा ना, ये बार बार हिट किसको करेगा, किसको हिट करेगा भाई, प्लेटों को हिट करेगा। किससे टकराएगा, बार बार प्लेटों से टकराएगा। और जब ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है ना, तो कई बार बल इतना अधिक लगता है कि प्लेटें बीच में से क्या हो जाती हैं, बैंड हो जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बैंड होगा, प्लेटें। यहाँ पे जो ये प्लेटें हैं, ये एक दूसरे से कोलाइजन करेंगी, कोलाइजन करेंगी यानी कि एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, टकराएंगी। और जब दो चीज आपस में बहुत ज्यादा फोर्स के साथ टकराती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो क्या हो जाएंगी, बैंड हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। तो इस वाले मंडल से ये जो प्लेट है ना, ये ऐसे हो जाती हैं बैंड, क्या हो जाएंगी, प्लेटें ऐसे बैंड हो जाएंगी। जितनी हाइट तक ये प्लेटें बैंड होंगी ना, उतनी ही हाइट तक ये जो सथल वाला भाग है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ऊपर उठ जाएगा। और ऐसे किसका फॉर्मेशन होता है भाई, माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। जो ये सथल का भाग ऊपर उठेगा, इसी ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहेंगे हम, माउंटेन कहेंगे। ये बन गया हमारा माउंटेन। आया समझ में सभी को। एक बार फिर से देखिएगा, धरातल के 0 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की गहराई का जो अक्षेत्र होता है, उस अक्षेत्र को कहा जाता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में क्या क्या होता है भाई, चट्टान होती है, पानी होता है, चट्टानों के अंदर मेटल और नॉन मेटल होते हैं। उसके बाद देखिएगा 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की जो डेप्थ का एरिया है ना, उस मंडल को बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे उसको, एस्थेनोस्फेयर यानी कि दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। लगभग जो एवरेज टेम्परेचर यहाँ का होगा वो 1900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। इतना हाई टेम्परेचर होने के कारण इस वाले मंडल में जितने भी मेटल थी, जितने भी नॉन मेटल थी, सारी की सारी मेल्टिंग फॉर्म में आ जाती है, पिघल जाती है। और पिघलने के बाद एक गाढ़ा लिक्विड तैयार हो जाता है, जिसको बोलते हैं हमें मैग्मा। अब देखो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसों के कारण इस वाले मंडल के अंदर, इस वाले जोन के अंदर है एक करंट प्रोड्यूस होता है और एक बल प्रोड्यूस होता है। कौन सा बल होता है यहाँ पे, संपीड़न बल। कौन सा बल होता है, संपीड़न बल। और संपीड़न बल के कारण यहाँ पे कन्वेंशन करंट यानी कि संवहनीय धारा का फॉर्मेशन हो जाता है। जो संवहनीय धारा होती है ना, ये नीचे से ऊपर की तरफ गति करती है। जब ये गति करती है तो अपने साथ गति किसको करवाएगी, मैग्मा को गति करवाएगी। और बार बार
लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर का ज्वाइंट पार्ट होता है प्लेट है, प्लेटों से ये टकराएगी। जब ये बार बार प्लेटों को हिट करते हैं तो प्लेट बीच में से मुड़ के ऊपर उठ जाती है। जितने प्लेट बैंड होगी उतना ही सतल का भाग भी बैंड होके ऊपर उठ जाता है, उसी को कहा जाता है, ऊपर उठे हुए भाग को पर्वत। ठीक है। जब फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, जब फोर्स अधिक लगता है तो सतल का जो भाग है वो अधिक ऊंचा उठेगा, उसको बोलेंगे माउंटेन। और जब फोर्स धीरे धीरे अप्लाई होता है तो सतल का भाग भी क्या होगा भाई, धीरे धीरे ऊपर उठेगा। और जब वो भाग धीरे धीरे ऊपर उठता है ना तो वो बन जाता है पठार। क्या बनेगा, पठार। आया समझ में। जब फोर्स एकदम से हाई लगता है, एकदम से ज़्यादा बल लगता है तो प्लेटें जो है वो ज़्यादा बैंड हो जाएगी एक साथ है, और एक साथ ज़्यादा बैंड होने के कारण सतल का भाग जो है वो पैरामिड शेप में ऊपर उठेगा। और पैरामिड शेप में ऊपर उठे भाग को क्या कहेंगे, हमें पर्वत कहेंगे। लेकिन जब बल धीरे धीरे अप्लाई होता है, जब ये मैग्मा धीरे धीरे प्लेटों से टकराता है तो प्लेटें भी क्या होंगी भाई, धीरे धीरे बैंड होंगी। और जब धीरे धीरे बैंड होती हैं तो वो पैरामिड शेप में बैंड नहीं होती, वो लाइक टेबल शेप में क्या होती है, बैंड होती है। और फिर उसी शेप के अंदर है सतल का जो भाग है वो भी ऊपर उठ जाता है, और उस ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहेंगे, हमें पठार कहेंगे। पठार और पर्वत दोनों का फॉर्मेशन सेम है, बस जो फर्क होता वो इनकी आकृति में होता है। आकृति में फर्क होने का कारण है बल में फर्क होना। ठीक है। बल धीरे धीरे लगेगा तो सतल का भाग धीरे धीरे ऊपर उठेगा, और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो उसकी आकृति कैसी बनेगी, टेबल जैसी आकृति बनेगी, ऊपर से समतल होगा। और समतल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। लेकिन जब बल एकदम से अधिक लगता है तो प्लेटें एकदम से बैंड होंगी, और एकदम से बैंड होगी तो क्या हो जाएगा, उनकी जो शेप होगी वो पिरामिड होगी, और फिर सतल वाला भाग भी पिरामिड शेप में ऊपर उठेगा, और ऊपर उठने के कारण क्या हो जाएगा, वो पर्वत कहलाएगा। इज दैट क्लियर? आया यहाँ तक समझ में? किसी को कोई डाउट भाई यहाँ तक है? अब देखिएगा, ये जो फॉर्मेशन है ये फोल्डिंग माउंटेन का फॉर्मेशन है। किसका है? फोल्डिंग माउंटेन का फॉर्मेशन है, जो वलित पर्वत होता है उसका फॉर्मेशन है। यानी कि जो हमारा हिमालय पर्वत है वो कैसा है भाई, वो फोल्डिंग माउंटेन है। और फोल्डिंग है तो देखो उसके फॉर्मेशन के समय भी कोई ना कोई प्लेट आपस में टकराई होगी, तभी हिमालय का निर्माण हुआ है। तो किसी को पता है क्या, जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो कौन कौन सी प्लेटें आपस में टकराई थी? कौन कौन सी प्लेटें आपस में टकराई थी? ध्यान रखिएगा, जब हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हुआ ना, दो प्लेट आपस में टकराई थी। एक प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट और एक प्लेट का नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन। कौन कौन सी प्लेट थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन। ये फोल्डिंग माउंटेन है, फोल्डिंग माउंटेन का प्रोसेस है, तो यहीं पे देख लेते हैं। जब हिमालय का निर्माण हुआ तो बातें नहीं भाई, एक प्लेट थी यूरेशियन और दूसरी प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन। यानी कि जिस प्लेट के ऊपर जिस ज्वाइंट पार्ट के ऊपर भारत और ऑस्ट्रेलिया टिका हुआ था उसको कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया पहले भारत से ही जुड़ा हुआ था। जहां पे आज बंगाल की खाड़ी है उस स्थान पे पहले कौन जुड़ा था? ऑस्ट्रेलिया जुड़ा था, भारत से ही ये सेपरेट हुआ है। और एक प्लेट थी यूरेशियन, यानी कि जिस प्लेट के ऊपर यूरोप और एशिया टिका हुआ है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट है यूरेशियन प्लेट के ऊपर? एक तो यूरोप और एक एशिया इस प्लेट पे टिके हैं। एक तो यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक टिका है एशिया। ठीक है, ये प्लेट थी, इस पे कोलाइजन हुआ था। दोनों के बीच में क्या हुआ? दोनों के बीच में कोलाइजन हुआ, दोनों आपस में टकराई और टकराने से ये बीच में से बैंड हो गई। बैंड होने के साथ क्या हो गया? इतना ही सतल वाला भाग भी ऊपर की तरफ क्या हो गया? बैंड हो गया। और किसका फॉर्मेशन हुआ? हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, दो फोल्डिंग माउंटेन और भी हैं। हिमालय पर्वत के बाद विश्व के दो और पर्वत बने थे जो फोल्डिंग माउंटेन है आज के टाइम पे। कौन कौन से? एक तो एंडीज पर्वत जो कहाँ पे है? कहाँ पे एंडीज? दक्षिण अमेरिका में। और एक रॉकी माउंटेन जो कि उत्तर अमेरिका में है। ये दोनों भी पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। देखिएगा, एक माउंटेन है एंडीज, फोल्डिंग है इसलिए इनका भी साथ में बता रही हूँ आपको। एंडीज जो पर्वत है ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका। जब इस पर्वत का फॉर्मेशन हुआ ना
तो कौन कौन सी प्लेटें आपस में टकराई थी? एक तो प्लेट थी नजाका प्लेट, और एक प्लेट थी दक्षिण अमेरिका प्लेट। अब ये मत समझ लेना भाई प्लेट क्या होता है, पहले ही बता चुकी हूँ मैं प्लेट क्या होता है। प्लेट एक ज्वाइंट पार्ट होता है किस किस का? स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच का जो ज्वाइंट पार्ट होता है, उनको जोड़ने वाला जो स्थल का भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। तो ये दो प्लेटें आपस में टकराई थी, एक नजाका और एक दक्षिण अमेरिका प्लेट। ये जो प्लेट है ना ये कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है? महाद्वीपीय प्लेट। और ये ओशियनिक थी, ओशियनिक प्लेट। ओशियनिक का मतलब होता है सागरीय प्लेट या महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट, ठीक है। पैसिफिक ओशियन की प्लेट थी ये। कौन से ओशियन की? पैसिफिक, प्रशांत महासागर की प्लेट थी ये। और ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की प्लेट थी। दोनों के अंदर क्या हुआ? दोनों के अंदर कोलाइजन हुआ, दोनों एक दूसरे से टकराई और बीच में से हो गई बैंड है। और कौन से पर्वत का फॉर्मेशन हुआ? एंडीज पर्वत का फॉर्मेशन हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है। ध्यान रखिएगा, एंडीज क्या है? एंडीज विश्व का सबसे बड़ा पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत है ये। बड़े का मतलब क्या होता है? बड़े का मतलब है ये ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। इस पर्वत का जो एरिया है ना वो ज्यादा है, लगभग 7200 किलोमीटर, लगभग 7200 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। इसलिए क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है। हिमालय क्या है? हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय क्या है भी? हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा है। एंडीज विश्व का सबसे बड़ा है। बड़े का मतलब है कि ये ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 7200 किलोमीटर है। उसके बाद देखिएगा, विश्व का तीसरा जो फोल्डिंग माउंटेन है उसका नाम है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में, उत्तर अमेरिका के अंदर है। रॉकी पर्वत कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका के अंदर है। अब ये जो रॉकी पर्वत है ना, जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो तब भी कोई ना कोई प्लेट आपस में जरूर टकराई होगी। तो कौन कौन सी दो प्लेट थी जिन्होंने रॉकी पर्वत का फॉर्मेशन किया? तो ध्यान रखिएगा, एक जो प्लेट थी उसका नाम था उत्तर अमेरिका प्लेट, उत्तर अमेरिका प्लेट, उत्तर अमेरिका प्लेट। और एक जो प्लेट थी उसका नाम था कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट। ये जो प्लेट थी ना ये प्रशांत ओशियन की थी, प्रशांत महासागर की प्लेट थी। ये प्रशांत महासागर की प्लेट थी। ये एक महाद्वीप की प्लेट थी, महाद्वीपीय, ये महाद्वीपीय थी। तो इन दोनों प्लेटों के अंदर कोलाइजन होने से रॉकी पर्वत का फॉर्मेशन हुआ था। रॉकी पर्वत की लोकेशन कहाँ पे है भाई? उत्तर अमेरिका में इसकी लोकेशन है। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? माउंट अल्बर्ट। कौन सी है अभी? माउंट अल्बर्ट है। और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। कौन सी है? एकांकागुआ। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। इनको बाद में हम पढ़ लेंगे, एक बार फॉर्मेशन को देख लेते हैं। इतना सा आया भाई तीनों का समझ में। अब देखिएगा, जो हिमालय है ना वो मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत है। ये भी मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत है, फोल्डिंग माउंटेन है, एक ही बात है, एक ही नाम है ये सारे। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ये दोनों पर्वत जो है ये ज्वालामुखी भी है साथ में। ये जो पर्वत है एंडीज, ये क्या है साथ में? वोल्केनिक है। क्या ये? वोल्केनिक है। ये भी क्या है भाई? ये भी वोल्केनिक माउंटेन है। ये भी क्या है? वोल्केनिक माउंटेन है। अब देखो वोल्केनिक का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब एक प्लेट क्या हो? महासागर की हो और एक प्लेट क्या हो भाई? महाद्वीप की हो,
तब होता है वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जो ओशियनिक प्लेट होती है ना वो हैवी वेट होती है। ओशियनिक प्लेट जो होती है भाई वो हैवी वेट होती है, क्योंकि वो बेसाल्ट की चट्टानों से बनी हुई होती है और बेसाल्ट की चट्टानों का वजन क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए ओशियनिक प्लेट क्या होती है? हैवी वेट होती है, ज़्यादा वेट वाली होती है। जबकि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है ना वो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई होती है और ग्रेनाइट चट्टानों की होने के कारण उसका वेट क्या होगा? कम होगा। तो जब दो ये प्लेट आपस में टकराएंगी ना तो हैवी वेट वाली प्लेट जो कि ओशियनिक प्लेट है वो नीचे दब जाती है और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना वो ऊपर आ जाती है। तो दोनों के बीच में क्या बनेगी? एक दरार बनेगी और उसी दरार से मैग्मा जो है इनके नीचे, इन प्लेटों के नीचे वाला मैग्मा जो है वो धीरे धीरे सरफेस तक आ जाएगा और सरफेस तक आ जाएगा तो बाहर आपको लगेगा कि ज्वालामुखी हो रहा है यहाँ से। इसीलिए कहा जाता है इनको वोल्केनिक माउंटेन। एक होता है सीधा ही ब्लास्ट हो जाना, सीधा ही ब्लास्ट होगा तब भी क्या हो सकता है अभी? वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन इतना आपको जरूर ध्यान रखना है कि जब एक प्लेट ओशियनिक हो और एक प्लेट कॉन्टिनेंटल हो तो कौन से पर्वत का फॉर्मेशन होगा? ज्वालामुखी पर्वत का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों ज्वालामुखी भी हैं और साथ में क्या है? साथ में क्या है? ये वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, फोल्डिंग माउंटेन है। एक के ही नाम है फोल्डिंग, वलित और मोड़दार। इतना सा आया समझ में सभी को? अच्छा एक क्वेश्चन आप मुझे बताओ यहाँ से कि देखो जो ये 100 किलोमीटर की गहराई तक का सथल वाला भाग है ना इसके नीचे तो मैग्मा भरा पड़ा जो कि एक लिक्विड पदार्थ है और फिर भी उसके ऊपर इतना हैवी वेट 100 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एरिया टिका हुआ है। क्यों? ऐसा क्यों है? उसके अंदर धंस क्यों नहीं जाता? ये तो प्लेट भी तो ऐसे ही ना रॉक से बने हुई है, वो भी तो धंस सकती है। वजह क्या है? वजह क्या है? बताओ। यहाँ पे ये जो 300 किलोमीटर की गहराई का एरिया है ना 100 से लेकर 400 तक का, पूरे के पूरे में लिक्विड पदार्थ भरा पड़ा है और उसके ऊपर प्लेट है और प्लेटों के ऊपर ये 100 किलोमीटर की गहराई वाला सथल मंडल है। ये इतना हैवी पार्ट इस लिक्विड के ऊपर टिका हुआ है। वजह क्या है कि इसने ये अपने ऊपर टिका रखा है? डूबता क्यों नहीं? इसके अंदर धंसता क्यों नहीं? वजह बताओ शाबाश। नहीं पता किसी को? हाई प्रेशर के कारण। किसके कारण? हाई प्रेशर के कारण। यानी कि यहाँ पे क्या है भाई? प्रेशर ज़्यादा है, दाब ज़्यादा है और वो दाब जो है ना वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। ये चाहे कितना भी हैवी वेट है, नीचे से क्या है? इससे ज़्यादा फोर्स है, इसकी तुलना में क्या नीचे बल ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। इसलिए उस प्रेशर के कारण है। किसके कारण है? प्रेशर के कारण, हाई प्रेशर होने के कारण ये वाला जो पार्ट है ना ये इस पार्ट के ऊपर है टिका हुआ है, लिक्विड के ऊपर है टिका हुआ है। क्योंकि नीचे से कंटिन्यू, नीचे से क्या है भाई? कंटिन्यू फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ बल लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, इसलिए क्या है? इसके अंदर है, इसके ऊपर टिका हुआ है। कुकर देखा होगा आपने, कुकर के अंदर भी क्या होता है? प्रेशर होता है, दाब होता है। क्या होता है अभी? जब कुकर को नीचे से हीट दी जाती है, उष्मा दी जाती है तो उसके अंदर भी प्रेशर प्रोड्यूस होता है और वो जो प्रेशर होता है, आप कुकर का ढक्कन खोल देना, पीछे से कुंडी हटा देना, लेकिन जब तक उसके अंदर प्रेशर रहेगा तब तक ढक्कन जो है उसके साथ चिपका रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके अंदर से पूरा का पूरा प्रेशर धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा उस शिट्टी के अंदर से, तो क्या हो जाएगा? ढक्कन एकदम से कुकर के अंदर गिर जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे है, नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण है ये इतना हैवी पार्ट इसने अपने ऊपर थाम रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेशर नहीं रहेगा ना तो ये वाला भाग क्या होगा? इस लिक्विड में धंस जाएगा। तो ये सारा का सारा एक प्राकृतिक सिस्टम में बना हुआ है। ठीक है, एक बात और नोट करना, जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। टेम्परेचर क्या होगा भाई? बढ़ता जाएगा। 1 किलोमीटर की गहराई में जाने पर क्या होता है? टेम्परेचर कितना बढ़ता है? अगर हम पृथ्वी के नीचे 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो 1 किलोमीटर की गहराई में जाने पर तापमान में वेरिएशन कितना आता है?
कितना वेरिएशन आएगा तापमान में? चलो सिंपल सा बताओ, तापमान कहाँ तक बढ़ता है? क्या केंद्र तक तापमान बढ़ता ही जाएगा या कहीं पे कम ज्यादा होगा? क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा? जीरो नहीं होगा, जितनी ज़्यादा गहराई में जाते जाओगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर की बात करें ना, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पृथ्वी के केंद्र में ही है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। जितनी गहराई में जाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और पृथ्वी के केंद्र में 6000 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको पृथ्वी ने क्या बना रखा है? मैग्नेटिक फॉर्म में बना रखा है। किस फॉर्म में बना रखा है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं वहाँ पे, जैसे आयरन है सबसे ज़्यादा। तो आयरन का फॉर्मेशन क्या है? वहाँ पे जो चट्टानें होती है ना, ये इतनी ज़्यादा इनको हीट मिलती है कि ये बहुत ज़्यादा हाई डेंस हो जाती हैं, यानी कि इनका घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर इतना सा भी टुकड़ा होगा ना, उसकी भी डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा मिलेगी। 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी के केंद्र की डेंसिटी है, इतनी ज़्यादा डेंसिटी है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब पर सेंटीमीटर देखो, ये नोक भी है ना, सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, ठीक है ना, इस मार्कर की। और इसके अंदर 13 ग्राम वजन, इतना ज़्यादा क्या है वहाँ की डेंसिटी है। तो जितनी गहराई में जाओगे डेंसिटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ना देखो प्रेशर जो होता है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। साइंस में बताई होगी सर ने, प्रेशर जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तापमान के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब है जितना अधिक तापमान होगा उतना ही अधिक क्या होगा भी, उतना ही अधिक दाब होगा, ठीक है। जितना अधिक तापमान होगा उतना अधिक क्या होगा? दाब होगा। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और जितना हाइट पे जाते जाओगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और टेम्परेचर कम होगा तो साथ में क्या हो जाएगा? बल भी कम हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा भाई? बल, यानी कि जो दाब है वो भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और ऊपर जाके तो इतना दाब कम हो जाता है कि इंसान को खुद का ही वेट, खुद का ही वजन फील नहीं होता, इतना दाब कम हो जाता है। होता है ना, एस्ट्रोनेट में आपने देखा होगा। तो ये था पर्वत बनने का प्रोसेस। आ गया सभी को समझ में? अब आगे देखिएगा, दूसरा जो टाइप होता है, ये हमने फोल्डिंग का पढ़ा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सेम है सभी का। वोल्केनिक माउंटेन, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ज्वालामुखी पर्वत का सेम है भाई, क्या है प्रोसेस? बिल्कुल सेम है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक प्लेट ओशियनिक होगी और एक प्लेट कॉन्टिनेंटल होगी तब भी किसका फॉर्मेशन होता है? किसका फॉर्मेशन होगा? ज्वालामुखी पर्वत का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वो जो ज्वालामुखी होगा वो वलित ज्वालामुखी पर्वत होगा, फोल्डिंग वोल्केनो होगा। क्या होगा? फोल्डिंग वोल्केनिक माउंटेन होगा, यानी कि साथ में वलित भी होगा और साथ में ज्वालामुखी भी होगा। प्रॉपर तरीके से ज्वालामुखी पर्वत का फॉर्मेशन कैसे होगा? सेम प्रोसेस है। ये प्लेटो वाला पार्ट है, ये दुर्बलता मंडल है, ये सथल मंडल है। अब यहाँ पे क्या होता है भाई? इस वाले एरिया में क्या होता है? प्लेट के अंदर क्रैक आ जाती है। क्या आ जाती है? क्रैक। जब प्लेटें आपस में टकराई तो उस समय प्लेटों में क्या आ गई? थोड़ी बहुत दरार आ गई, वो एक दूसरे से दूर हो गई, बैंड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ऐसे ये प्लेट बैंड हो गई और ये जब बैंड हुई ना, इनके अंदर यहाँ पे क्या बन गई? एक क्रैक बन गई, एक दरार बन गई। और सेम फिर ये वाला पार्ट भी क्या हो गया? ऊपर से बैंड हो गया। जब यहाँ से मैग्मा अगर प्लेटों को क्रॉस कर जाए तो सथल वाले पार्ट में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो मैग्मे को रोक सके, क्योंकि मैग्मे के अंदर प्रेशर होता है। तो ये मैग्मा ना यहाँ से धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं से क्या बना लेगा? अपना रास्ता बना लेगा। मान लो मैग्मे ने यहाँ पे रास्ता बना लिया तो ये यहाँ पे आके एकदम से क्या करेगा? विस्फोट करेगा। इस वाले पार्ट पे आके क्या करेगा? विस्फोट करेगा। और विस्फोट करेगा ना तो मैग्मा यहाँ से इरप्शन हो जाएगा।
मैग्मे का यहाँ से क्या होगा, इरप्शन होगा, यानी कि यहाँ से मैग्मा बाहर निकलेगा इस वाले पार्ट से। और ऐसे माउंटेन को हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जिन पर्वतों के ऊपरी सिरे से क्या निकलता हो, मैग्मा निकलता हो, उनको बोला जाता है ज्वालामुखी पर्वत है। जबकि जो फोल्डिंग वोल्केनो होते हैं ना, जो साथ में ज्वालामुखी होते हैं, उनमें कहीं से भी मैग्मा बाहर निकल सकता है, क्योंकि एक प्लेट नीचे धसी हुई थी वहां पे। अब यहाँ पे देखो 2-3 क्वेश्चन और बनेंगे। जो पर्वत क्या होता है अभी, वोल्केनिक माउंटेन होता है, तो यहाँ पे किसका जमाव हो गया, इस वाले पार्ट में क्या जम गया, यहाँ पे मैग्मा जब बाहर आता है तो मैग्मे के अंदर 2-3 चीजें इंक्लूड होती हैं। मैग्मा जब बाहर आता है तो इसके अंदर गैस होती है, अभी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, और भी बहुत सारी होती हैं। इसके अंदर वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर, ठीक है, जलवाष्प होते हैं, इसके अंदर गैस होती है, जलवाष्प होता है, और इसके अंदर फायर होती है, आग किसके कारण होती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण। टेम्परेचर ही इतना अधिक होता है कि हमें आग के जैसा प्रतीत होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है ज्वालामुखी के अंदर। तो देखिएगा, जब मैग्मा धरातल पर आ जाता है, पर्वत के शिखर पे आ जाता है, धरातल पे आ जाता है, तो गैसें क्या रुकेंगी, इसके अंदर नहीं रुकेंगी, गैसें इस मैग्मे के अंदर से रिलीज हो जाएंगी। और जब ज्वालामुखी की प्रोसेस होती है, उसके जस्ट बाद रेनफॉल होती है। जब भी ज्वालामुखी की प्रोसेस होती है, जब मैग्मा धरातल पे आता है, तो उसके जस्ट बाद कुछ ही समय बाद क्या होगी, बारिश पक्का होगी। क्यों? क्योंकि ये जहाँ से आया है ना, वहाँ पे पानी भी था, और ये पानी के वाटर वेपर को, जलवाष्पों को अपने साथ लेकर आता है। इसके अंदर लगभग 70% जलवाष्प ही होते हैं। गैसों के साथ क्या होता है भाई, 70% जलवाष्प होता है। और ये जो जलवाष्प होते हैं ना, यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के इस वाले एरिया पे क्या हो जाएंगे, ऊपर जाके इनका कंडेंसेशन होगा, यानी कि यहाँ पे इनका क्या होगा भाई, कंडेंसेशन होगा, शघनन होगा, बादल बनने की प्रोसेस होगी। और जस्ट कुछ ही समय बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे आसपास के एरिया में रेनफॉल हो जाएगी। आसपास के एरिया में क्या हो जाएगी, उसी टाइम पे रेनफॉल हो जाएगी। तो देखो, जब मैग्मे के अंदर से गैसें रिलीज हो गई, वाटर वेपर रिलीज हो गए, इसके अंदर टेम्परेचर था वो भी रिलीज हो गया, तो ये यहाँ पे जमना स्टार्ट कर देगा। और जब ये यहाँ पे जमेगा ना, तो उसको बोलते हैं लावा। क्या बोलोगे उसको हम लावा बोलेंगे। और जब इस लावे का सॉलिडिफिकेशन होता है, लावे का क्या हो, सॉलिडिफिकेशन, जब ये कठोर हो जाता है, लावा जब क्या हो जाए भाई, कठोर हो जाए, तो लावे से बनती है एक चट्टान है, और उस चट्टान का नाम क्या है, बेसाल्ट चट्टान। क्या नाम है उस चट्टान का, बेसाल्ट चट्टान। लावे के सॉलिडिफिकेशन से जो चट्टान बनेगी ना, वो कैसी चट्टान होगी, वो बेसाल्ट चट्टान होगी। तो ध्यान रखिएगा, वोल्केनिक माउंटेन के आसपास की जो चट्टानें होती है, वो कैसी चट्टान होंगी, वो बेसाल्ट चट्टानें होंगी। और बेसाल्ट चट्टानों से उनके नीचे के जो प्लेन एरियाज होते हैं, वहाँ पे कैसी मिट्टी मिलेगी आपको, ब्लैक सोइल, यानी कि काली मिट्टी मिलेगी। क्लियर है इतना सा। उसके बाद देखिएगा, तीसरा जो टाइप होता है वो होता है ब्लॉक माउंटेन। 2-3 मिनट का और बचा है। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन में क्या होगा भाई, सेम प्रोसेस है, नीचे से सेम प्रोसेस होती है सभी में, लेकिन ना यहाँ पे फोर्स कई बार कम लगता है। फोर्स क्या होगा, यहाँ पे कम लगेगा, और कम फोर्स लगने के कारण ये सतल का भाग कई बार ऊपर नहीं उठता, बस इसमें दरार आ जाती है। ऐसे इसमें क्या आ जाएगी, दरार। नीचे से प्रोसेस सेम हुआ था, फोर्स थोड़ा कम था, तो उसकी वजह से सतल का भाग ऊपर नहीं उठा, उसमें क्या आ गई, एक बड़ी सारी दरार आ गई। अब देखो, ये प्रोसेस तो बार बार होनी है, नीचे तो सेम चीजें हैं, दोबारा से यहाँ पे वही प्रोसेस होगी प्लेटों के नीचे, और फिर से ये बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। इस जो ये घाटी बन गई ना, जो ये दरार बन गई, इस दरार के दोनों साइड वाला जो एरिया होगा, वहाँ पे दोबारा से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पर्वत का फॉर्मेशन हो जाएगा, और बीच में क्या रह जाएगी, दरार, यानी कि घाटी रह जाएगी। उसी को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, यानी कि भ्रंश पर्वत। आपने सुना होगा सतपुड़ा पर्वत जो है, उसके दोनों साइड में घाटियां हैं। किस वजह से, क्योंकि जब उस पर्वत का निर्माण हुआ था ना, तो निर्माण से पहले एक बार
ऐसी ही प्रोसेस हुई थी और उस प्रोसेस के दौरान क्या बन गई थी, वहां पे घाटी बन गई थी, दरार बन गई थी और दरार को बोलते हैं घाटी। कल परसों की क्लास में हमने डोकलाम का पठार पढ़ा था। भूटान और चीन के बीच में एक घाटी है, उस घाटी का फॉर्मेशन भी कब हुआ था, जब डोकलाम के पठार का फॉर्मेशन हुआ ना, उसी टाइम पे जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, उसी टाइम पे क्या हुआ था, डोकलाम का पठार भी बना था और उसके नीचे वाले एरिया में ऐसे ही दरार आ गई थी, जो बाद में क्या बन गई, घाटी बन गई। उसके बाद देखिएगा चौथे नंबर पे होता है अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन। अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, सेम है भाई। मान लो आज हिमालय मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत है, फोल्डिंग माउंटेन है, तो हजारों लाखों सालों के बाद वो भी क्या हो जाएगा, अवशिष्ट हो जाएगा। अवशिष्ट क्यों होता है, क्या अरावली हमेशा से ऐसा ही था, हमेशा से ऐसा ही नहीं था। अरावली भी पहले एक खूबसूरत पर्वत होता था, उसकी भी चट्टानें नहीं थी, लेकिन धीरे 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 समय बढ़ता गया। समय बढ़ने के कारण उसके ऊपर लगातार टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता रहा, रेनफॉल हुई उसका इफेक्ट पड़ा, गर्म हवा चली उसका इफेक्ट पड़ा, तो लगातार गर्म हवा, टेम्परेचर, बारिश के कारण पर्वत के जो ऊपरी चट्टानें होती हैं, ऊपरी चट्टानों का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। चट्टानें जो हैं पुरानी पड़ जाती हैं और वो जब चट्टानें पुरानी पड़ेंगी ना, उनके ऊपर लेस वेजिटेशन हो जाएगा, यानी कि जो वनस्पति होती है वो भी क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे कम हो जाएंगी और उस पर्वत को हम बोल देंगे अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन। तो जो अरावली पर्वत है ना, जो भारत का सबसे पुराना पर्वत भी है, उसका अवशिष्ट होने की वजह क्या है भाई, अवशिष्ट होने की वजह है थार डेजर्ट के अंदर है लगातार गर्म हवाओं का चलना। गर्म हवाओं के कारण वहाँ की जो चट्टानें हैं, चट्टानों का ऊपरी भाग क्या हो जाना, फीका पड़ जाना, उनका रंग फेड हो जाना। ऐसे ही होता है ना, जो पुराने बिल्डिंग होती है उनके साथ भी जो पुराने पत्थर होते हैं घरों के अंदर, आपने देखा होगा पुराने घरों में जो पत्थर होते हैं वो क्या हो जाता है, उनका ऊपरी कलर फीका हो जाता है। होता है या नहीं होता, होता है ना। और उसको आप थोड़ा सा तोड़ दोगे ना तो बीच में से कैसे निकलेगा, बिल्कुल साफ कलर निकलेगा। तो वो किसके कारण हुआ है, लगातार टेम्परेचर, बारिश, पानी की वजह से फेड हो गया। तो सेम जब पर्वत का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा, वो रेजिडुअल माउंटेन बन जाएगा। पहले वो भी क्या था, एक टाइम पे वो पर्वत भी फोल्डिंग पर्वत था, वलित पर्वत था। इज दैट क्लियर, आया यहाँ तक समझ में। ये था फॉर्मेशन ऑफ ए माउंटेन और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।